हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो जो हमारी है आर्टिकल 370 एंड 35A के ऊपर है। जैसा कि आपको पता होगा 5 अगस्त 2020 को ही एक साल हो चुके हैं इसे, तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है। आई होप आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, कैसे हटा, इसकी वजह से अब क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और नए यूज़र सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति आदेश से जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और धारा 35A को हटा दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के आदेश पर जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा थी और 35A थी उसको हटा दिया है। अगर बात करें आगे क्या है, कब हटाया है, 5 अगस्त 2019 को हटाया था। अभी मैंने जैसा बताया आपको 5 अगस्त 2020 को एक साल हो चुका है। भारत के गृह मंत्री ने इसकी जानकारी राज्यसभा में दी। जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन बिल प्रस्तुत किया। ठीक है फ्रेंड, जैसा आपने देखा होगा कि जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, इन्होंने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी थी। जम्मू कश्मीर का एक बिल लेके आए थे वो, और उसको उन्होंने वहाँ पे पास करा लिया था। वैसे तो ये पास होना ही था, क्योंकि राष्ट्रपति ने जब इसको अप्रूवल दे दिया था तो फिर ये बस एक फॉर्मेलिटी थी। उसके बारे में अभी मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। और आपको ये भी पता लगेगा कि अभी तक 370 35A क्यों नहीं हटा पिछले 70 सालों में, क्या कारण था, ठीक है, और अब कैसे हट सका। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखें कि जो ये आपका धारा 370 है क्या। ठीक है, ये 370 थी क्या, इसे हटाने से क्या हुआ, इसके इफ़ेक्ट क्या पड़े। देखिए, इसके तहत J&K विशेष अधिकार, एक सेकेंड फ्रेंड, चलिए देखिए, धारा 370 के तहत धारा 370 के तहत इसमें जो जम्मू और कश्मीर था, देखिए इसके तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए थे। ठीक है, धारा 370 के अंतर्गत क्या अधिकार थे। सबसे पहले क्या था, जो जम्मू कश्मीर था वहाँ का फ्लैग जो था उनका अपना एक अलग था। ठीक है, वो हमारे यहाँ की, उनके पास दो तरह की सिटीजनशिप थी। देखिए, उनका झंडा अलग नहीं होगा और राष्ट्रीय ध्वज समान होगा, कार्य अनिवार्य होगा। यानी कि जो पहले होता था, यानी कि अगर हम बात करें 370 हटने से पहले, तो वहाँ पर उनका अपना एक अलग झंडा होता था और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना उनके लिए मैंडेटरी नहीं था, आवश्यक नहीं था। जिसकी मर्जी है रिस्पेक्ट करो, नहीं है मत दो। जैसे कि आपको पता हो हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, वहाँ पर ऐसा अनिवार्य नहीं था। तो 370 हटने के बाद अब क्या होगा, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था और भारत में राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य नहीं था। ऐसा उनके लिए पहला था। पर अब हटने के बाद क्या होगा, अब उनको झंडा अलग नहीं है और साथ ही साथ में उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना अनिवार्य हो गया है। अनिवार्य, ठीक है, मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। सेकंड अगर बात करें हम, तो सेकंड था, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी। ठीक है, डबल सिटीजनशिप थी उनके पास, किसकी, भारत की और J&K की, जम्मू और कश्मीर की। अब सिर्फ वो भारत के नागरिक होंगे, जम्मू कश्मीर की कोई नागरिकता नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, दो डिफरेंस बता दिए, रिपीट कर रहा हूँ। पहला मैंने क्या बताया कि उनके पास क्या था, अपना एक अलग झंडा होता था और हमारे तिरंगे की वो सम्मान नहीं करते थे, ज़रूरी नहीं था। ठीक है, दूसरा क्या बताया मैंने कि उनके पास अपनी अलग नागरिकता होती थी और भारत की अलग नागरिकता होती थी, यानी कि उनके पास दो सिटीजनशिप थी, जो कि अब नहीं है। थर्ड क्या है,
जे एंड के में भारत के नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सकते थे। दैट मीन कि पहले जो था वो उन्हें राइट नहीं था कि वो वोट दे सके, ठीक है, वोटर लिस्ट में वो लोग नहीं होते थे, ठीक है। बट अब मतदाता सूची में उनका नाम होगा। अब वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि अभी वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके एलजी, उनका हटा दिया है। जो मुर्मे थे उनको हटा दिया गया है, अब वहाँ पे दूसरे बने हैं, ठीक है। तो वो चुनाव से रिलेटेड ही हैं क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में भी वोटिंग होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको डिटेल मिली। चलिए आगे, ये तो हो गई 370 के बारे में, आगे और पढ़ते हैं। भारत के एससी के आदेश पहले जे और के में मान्य नहीं होते थे। एससी बोले तो यानी एससी मीन सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्चतम न्यायालय। तो फ्रेंड्स जो जैसे कि आपको बताओ सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कौन है इस टाइम? बोर्डे हैं, नरवणे, ठीक है, और इससे पहले कौन थे? रंजन गोगोई, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो आगे आते हैं। क्या है कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश मान्य नहीं होते थे, पर अब कैसे होंगे? मान्य होंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उनको भी उसका पालन करना पड़ेगा। भारत का नागरिक जे एंड के में भूमि नहीं खरीद सकता था, यानी कि हमारे पास राइट नहीं थे कि दूसरे स्टेट का कोई भी जम्मू कश्मीर में जाकर के लैंड को परचेज कर सके या लैंड खरीद सके, ठीक है। बाहर का व्यक्ति वहाँ पे कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं बन सकता था। बट अब हमारे पास राइट है, अगर आपके पास पैसा है तो आप जा कर के वहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे थर्ड दे रखा है, संसद के पास कानून बनाने की, थर्ड नहीं सिक्स, तीन पहले बता दिए। संसद के पास कानून बनाने की सीमित अधिकार थे। पहले क्या था, संसद जो था जम्मू कश्मीर के लिए जो भी नियम कानून बनाता था वो बहुत ही लिमिटेड होते थे, ठीक है। बट अब क्या है, संपूर्ण रूप से अधिकार है, जो कि पूरे भारत में अधिकार प्राप्त है संसद को, वही वहाँ पे भी अब अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो पूरे भारत के लिए रूल रेगुलेशंस बनेंगे, लॉ बनेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लिए भी मैंडेटरी होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे डिफरेंस 370 होने से पहले और 370 हटने के बाद, ठीक है। यानी कि 370 धारा जब नहीं हटी थी तब क्या था, और 370 धारा हटने के बाद अब क्या होगा। दूसरा आपको पता हो, जैसे कि दो आर्टिकल हटाए गए हैं, 370 और 35A। 370 मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको 35A बता रहा हूँ। तो 35A क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो आपका 35A दे रखा है, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से यह संविधान में जोड़ा गया था। यानी कि पहले के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं था। अब मैं आपको साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की भी थोड़ी डिटेल दे दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था वो कब हुआ था, 26 नवंबर 1949। मैंने बोला तैयार हुआ था, लागू होने की बात नहीं करी है, ठीक है। और अगर लागू होने की बात करते हैं कि प्रॉपरली लागू कब हुआ था, इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बना कब था तो 26 जनवरी लिख देते हैं। नहीं, इसमें लागू हुआ था पूरे भारत में। बना तो आपका था 26 नवंबर 1949 में, और लागू भी हो चुका था कुछ हद तक, पर संपूर्ण रूप से लागू जो डेट मानी जाती है वो 26 जनवरी 1950। इससे बनने में कितने साल लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, ठीक है। इसके फ्रेंड्स जो बना था उसके लिए समिति बनाई गई थी, 2 समिति थी, ठीक है। प्रारूप समिति बनी थी जिसे मसौदा समिति भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर 7 सदस्य थे, और जो उनके स्थायी सदस्य वो आपके कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट कौन थे, राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। और बात करें, ये तो हो गए फिक्स,
स्थाई, एक अस्थाई थे। कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो आपके कौन थे? अस्थाई सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी, ये आपको भी याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। तो यही बता रहा था मैं आपको कि 1954 में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये नहीं था, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपसे ये पूछा जाता है 1954 के उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे और पीएम कौन थे, बताइए। तो फ्रेंड, आपको इसमें से मैं एक बता रहा हूँ, एक आप बताएंगे। मैं आपको बता देता हूँ उस समय के राष्ट्रपति कौन थे। उस समय के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगभग 1962 तक रहे थे। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने आपको राष्ट्रपति बता दिया। अब आपका काम है कि पीएम कौन थे। ठीक है, पीएम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज देता हूँ कि फ्रेंड, जो पीएम थे ना भारत के, वो फर्स्ट पीएम थे, ये याद रखना। 1954 में जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो फर्स्ट पीएम थे। और साथ ही साथ ये उस समय के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे, यानी कि विदेश मंत्री। यानी कि भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं। कौन? हमारे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनके पास दो पावर थी, यानी कि उनके पास दो डिपार्टमेंट थे। एक वो पीएम की पोस्ट पर थे और दूसरा वो फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट पर भी थे। ठीक है, यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्ट्री दोनों उन्होंने अपने हाथ में ही ले रखी थी। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत रेयर बुक में ही मिलेगा ये। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये क्या था? 1954 में राष्ट्रपति के आदेश में जोड़ा गया था। इसके तहत राज्य के स्थायी निवासियों की पहचान कैसे थी? स्थायी नागरिक वह व्यक्ति होगा जो 14 मई 1954 यानी कि 14 मई 1954, ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? बोला 14 मई 1954 से 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो, यानी कि उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हो, या तो उससे 10 साल में राज्य में रह रहा हो, या तो पिछले 10 सालों से रह रहा हो, तो उसको J&K की नागरिकता मिलेगी, यानी वो J&K का नागरिक कहलाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, कहने का मतलब था 14 मई 1954 में जो रह रहा है और पिछले 10 सालों से या उससे पहले से, वो ही वहाँ का नागरिक कहलाएगा, बाकी वहाँ के नागरिक नहीं कहलाएंगे, उनको विशेष दर्जा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, कि मतलब कि ये जो 14 मई 1954 से, ठीक है, क्या 14 मई 1954 से पिछले 10 सालों से, यानी कि इससे पिछले 10 सालों से जो कम से कम रह रहे होंगे, या तो पैदाइश ही वहीं हो या 1954 से 10 साल पहले से रह रहे होंगे, वो ही वहाँ पर संपत्ति हासिल कर सकते हैं, उन्हीं को संपत्ति का अधिकार होगा। मेन रीज़न ये था। ठीक है, यानी कि अगर बोले तो 1954 से 10 साल पहले बोले तो 1944, यानी कि जो 1944 से वहाँ रह रहा होगा ना, उसी को संपत्ति का अधिकार होगा, बाकी किसी को वहाँ पे संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये 370 धारा हटी कैसे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए, और बच्चों के माइंड में हमेशा डाउट रहता है कि क्या था 370 क्या थी, तो ये बहुत ही मज़ा आएगा, आप ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड, जम्मू कश्मीर पे एससी का आदेश नहीं चलता तो धारा 370 हटी कैसे? क्योंकि मैंने अभी पहले बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को प्रॉपर राइट नहीं है वहाँ पे किसी प्रकार के नियम कानून बनाने की, धारा हटने से पहले। ठीक है, तो ये हटी कैसे? सबसे पहला माइंड में बच्चों के क्वेश्चन यही आता है कि जम्मू कश्मीर पे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं चलता तो 370 धारा जो है आर्टिकल, वो कैसे हटा? तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब आपका मिलेगा खंड 3 में, धारा 370 में ही। भाई जब धारा 370 बनी थी तो उसके अंदर 3 पार्ट करे गए थे, 3 खंड थे, खंड 1, खंड 2, खंड 3। ठीक है, खंड 3 में ही ये लिखा था, क्या लिखा था खंड 3 में? खंड 3 में लिखा था कि अनुच्छेद 370 3 के तहत, यानी खंड 3 के तहत, आर्टिकल 370 पार्ट 3
के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर धारा 370 को ख़त्म कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति आदेश जारी कर धारा 370 को ख़त्म कर सकता है। पर 370(3) में ये भी प्रावधान था कि 370 का बदलने के लिए जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति लेना जरूरी है। ठीक है, ये तो था कि राष्ट्रपति वहाँ पर कानून बना सकता है, यानी कि 300 धारा हटा सकता है 370। पर फ्रेंड्स ये भी था कि जम्मू कश्मीर के जो संविधान सभा है वहाँ की सहमति लेनी होगी। अब मैं आपसे ये बता रहा था कि पिछले 70 सालों में क्यों नहीं हट पाई। ठीक है, लगभग जो 70 साल हो गए हैं वो इसलिए नहीं हट पाई फ्रेंड, क्योंकि रीज़न ये था कि 66 ईयर में पिछले 66 सालों में क्यों नहीं हटी है। रीज़न ये था कि उस समय राष्ट्रपति अगर आदेश देते भी थे तो वहाँ की जो संविधान सभा थी वो पास नहीं होने देती थी बिल। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, और ये भी कह सकते हो कि शायद उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने इतना फोर्स भी नहीं दिखाया कि उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते तो जैसे इस बार हटी है तो पहले भी हट सकती थी। ठीक है, परंतु शायद उन्होंने ऐसा पूर्ण रूप से सोचा ही नहीं होगा कि शायद दंगे हो, ऐसा कुछ हो, इस वजह से उन्होंने ये सब सोच के शायद नहीं करा होगा। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि दंगे वगैरह सोच करके, क्योंकि आपको ही पता है ऐसा हटने पे वैसे भी बहुत सारे वाद विवाद हुए थे, परंतु जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने हमारे 17 लोकसभा के उन्होंने मैनेज कर लिया किसी तरीके से, जिसकी वजह से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। चलिए, तो फ्रेंड क्या था कि वहाँ पे 370 जो हटती थी ना वो 3 खंड में लिखा था क्या, राष्ट्रपति हटा सकता है परंतु कश्मीर में संविधान सभा की सहमति लेना जरूरी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं जब हटा था ये तो उस समय क्या था, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ठीक है, जब हटा था उस समय उसमें यानी कि 5 अगस्त 2019 से पहले वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका था। और राष्ट्रपति के शासन लगने के बाद वहाँ पे सारे नियम कानून आपको पता है राष्ट्रपति के हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लग चुका था तो वहाँ पे संविधान सभा का उस समय तो कोई मतलब ही नहीं बना। ठीक है, तो यही हुआ, राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा था। राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब होता है वहाँ की सारी देखरेख राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। सीएम, एलजी, गवर्नर इन सब के हाथों में कुछ नहीं होता फिर। ठीक है, लगभग वो समझ लो नल हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति के आदेश मात्र से धारा 370 खत्म कर दी गई। ठीक है, सिर्फ आदेश से, क्योंकि भैया राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो फिर वहाँ पर सारे नियम कानून जो भी बनेंगे लॉ वो राष्ट्रपति के ऑर्डर पे बनते हैं, उसे संसद में पास नहीं कराना पड़ता। तो जैसे ही राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा हुआ था, गवर्नमेंट ने सोचा कि उनकी मेजॉरिटी है वो हैंडल कर लेगी। उन्होंने बोला उसको वहाँ हमारे देश के जो कोविंद जी हैं प्रेसिडेंट, उनको बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से उन्होंने आदेश दे दिया कि राष्ट्रपति शासन होने के नाते उन्हें अधिकार है कि जम्मू कश्मीर में वो फैसला ले सकते हैं। और उन्होंने 370 और 35A को हटा दिया। ठीक है, उनके ऑर्डर करते ही हट गया था, परंतु उसके बाद फिर भी इसे फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा में अमित शाह जी को बताना पड़ा, आना पड़ा। वो इसलिए था फ्रेंड्स क्योंकि देखो खाली राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, साइन कर दिया तो पास तो हो गया, वो हटा तो दिया, बट लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि हट गया। इसलिए संसद में उनको आना पड़ा और उन्होंने राज्यसभा में बिल को पेश किया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा कि 370 धारा कैसे हटी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करके शेयर करके और अपने कमेंट करके, ताकि हम और भी इसी तरीके के कंटेंट लेके आएँ और फिर आपको वीडियो बनाएं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप इसी तरीके की कई वीडियो कई टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। धारा 370 ख़त्म तो राष्ट्रपति के आदेश से ही हो गया था, मैंने अभी बताया था आपको, बस वो संसद में केवल पुनर्गठन विधेयक पारित होना था। ठीक है, अब क्या हुआ है, अब हो गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया। यानी जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटकर, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब इसके भी देखिए फ्रेंड्स नुकसान और फ़ायदे होते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में क्या होगा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी बिल्कुल, और यहाँ पर उपराज्यपाल होंगे यानी कि एलजी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जैसे कि दिल्ली में है आपको पता होगा एलजी अनिल बैजल। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल होंगे। पर लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा नहीं होगी, बट यहाँ पे कौन होगा, राज्यपाल होंगे यानी कि सीधे गवर्नर होंगे। ओके फ्रेंड, तो अब हम बात करें कि क्या है, JNK के पुनर्गठन के बाद भारत में अब कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 9, ठीक है। 7 पहले थी और 2 और हो गई, तो टोटल 9 हो गई। और जहाँ तक लगता है शायद अब 8 हो गई है, क्योंकि दमन दीप और दादर एंड नागर हवेली को आपस में एक ही मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, वो आप देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे क्या है, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स पढ़े हम। देश के लोगों को कश्मीर में बसने और वहाँ बिजनेस करने का मौका मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता ही है। वहाँ पे जब 370 आर्टिकल हट गई है, तो 370 हट गई, 35 ही हट गई, तो वहाँ पे आप अपनी ज़मीन को भी खरीद सकते हो। और फिर वो होटल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होटल इंडस्ट्री और बड़ा बूम देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है विजिटिंग एरिया है, वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, ठीक है, कि वहाँ पे जाके घूमें। टूरिज़्म के लिए बहुत ही अच्छा है, होटल इंडस्ट्री को तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी लिमिटेशन थी पहले, अब तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, आप देखिएगा आने वाले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा आपको टूरिज़्म पाया जाएगा। अब सेना पे कम खर्चा होगा, क्योंकि वहाँ पे पहले अलग ही सेना लगानी पड़ती थी, उनकी आर्मी अपनी अलग ही चलती थी एक तरीके से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे लद्दाख में अलग होने पर और वहाँ विकास तेज़ी से होगा, क्योंकि देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब अलग कर दिया गया है, तो अब क्या होगा, जम्मू कश्मीर अपना जो यूनियन टेरिटरीज है ये अपना अलग डेवलप्ड होगी, ये अपना अलग डेवलप्ड होगी, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों बहुत ही अच्छे खासा विकास कर पाएंगे। पहले जो लद्दाख था उसका विकास नहीं हो पा रहा था, ठीक है फ्रेंड। तो ये थी वीडियो फ्रेंड्स हमारी जम्मू कश्मीर के ऊपर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एक एक टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पूर्ण रूप से जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी है समझाने की। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, बाकी वीडियो को देखने के लिए आप मेरी कमेंट बॉक्स और प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।